नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं। वो है दो भाइयों की कहानी जो बचपन से लेके एजुकेशन तक साथ पढ़े, खेले, कूदे और आज उन्होंने एक डेयरी फार्म स्टार्ट किया पिछले 7 महीने पहले। और एक गाय से शुरू करके आज वो 5 गाय तक पहुंच चुके हैं और अभी पर डे उनका 50 लीटर दूध का कलेक्शन हो रहा है। आइए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। तो सर नमस्ते। नमस्कार भैया। तो हमारे जो दर्शक है एक बार उनको अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अरविंद पाटीदार है। डेयरी विद रूमर्स नाम से हमारा चैनल है। हम दोनों भाई मिलके एक हाईटेक डेयरी फार्म चलाने की शुरुआत की हमने। 6 महीने हो गए हमारे फार्म को चलते चलते और आज भैया आए हमसे मिलते हैं और आपको सारी जानकारी जो हम दे सकते हैं वो आपको ज़रूर देंगे। तो सर ये बताइए कि ये जो डेयरी का काम है इसमें आप कैसे आए? पहले से आपके परिवार में मतलब पशुपालन होता था, उस वजह से आए या कुछ और सोच के आप आए कि भाई इसको अपन बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, उसके बारे में? तो डेयरी फार्म में आने का एक ही कारण था कि शुरू से घर में पशुपालन होते आया है सदियों से, लेकिन अपना ये था कि यार ये बड़ा पुराने तरीके से हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम इंटीग्रेट करके इसको ऑटोमेट कर सकते हैं या फिर अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अलग कर सकते हैं जो ईजी होगी और नए लोगों को या सभी को करना आसान होगी। तो यही कारण था डेयरी में आने का। और इस सेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पर अभी बदलाव लाना बाकी है और हम वही कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा से अच्छा डेयरी फार्म को बनाएं। तो एक बार अपने छोटे भाई का भी परिचय करवा देते हैं ताकि क्या है कि तो दोस्तों ये एक और हैं सेकंड हीरे जो आए हैं। तो सर एक बार आप भी अपना थोड़ा परिचय दीजिए। तो मेरा नाम सौरभ पाटीदार है और हम दोनों भाई हैं और हम दोनों मिलके यही सपना है हमारा कि इस डेयरी फार्म को अच्छी से अच्छी लेवल पे ले जाए और कुछ लोग जो डेयरी फार्म में उतरना चाहते हैं, युवा लोग, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बने। तो सर आपकी एज में कितना डिफरेंस है? मतलब हमारी एज में लगभग 1 से 2 साल का, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आप बचपन से साथ ही खेले बड़े हुए? पूरा हमारा स्कूलिंग, कॉलेज, हमने जहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ाई की है सब साथ में। सब्जेक्ट भी एक ही थे? सब्जेक्ट पूरा एक ही था। सेक्शंस अलग थे लेकिन प्रेम और दिल एक ही था हम दोनों का। और इसीलिए आपने ये साथ में शुरुआत की है? साथ में। तो सर अब आप ये बताइए कि आपके पास किस नस्ल की मतलब गाय है? हमारे पास सारी क्रॉस ब्रीड गाय है। अच्छा, क्रॉस ब्रीड है जी। तो मतलब देशी की जगह आपने क्रॉस ब्रीड क्यों चुना? क्योंकि क्रॉस ब्रीड में क्या होता है कि एक तो हम लेवल अप कर देते हैं। जैसे देसी गाय में क्या होता है कि देसी गाय काफ़ी कम दूध देती है, उसके बाद में काफ़ी कम समय के लिए दूध देती है। ये बात है कि उनमें बीमारियां कम आती है, उनमें मैनेजमेंट कम लगता है, लेकिन इनमें मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है लेकिन रिवार्ड ज़्यादा होता है। जैसे अगर अपन इनका वैक्सीनेशन टाइम पर करें, फीडिंग अच्छी रखें, टाइम पर इनका हाइजीन सही रखें, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटपुट देती है अपने को, इसलिए। तो सर एक विवाद भी है कि जब हम देशी गाय का वीडियो बनाते हैं तो दर्शक बोलते हैं नहीं क्रॉस वाली गाय अच्छी है जी, ठीक है। जब क्रॉस का वीडियो बनाते हैं तो उस पर वापस कमेंट आते हैं कि देशी गाय की तरफ जाना चाहिए। तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई आदमी की अपनी चॉइस है या आदमी क्यों मतलब किस तरह की गाय चुनता है, उसके बारे में? देखिए, आज अगर मैं खुद पशुपालक होता, अगर मैं घर के हिसाब से करता तो देसी गाय मेरे लिए बेस्ट थी। क्यों? क्योंकि काफ़ी कम मैनेजमेंट लगता है, शेड होगा चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा, क्योंकि वो अपनी देसी नस्ल है, यहाँ पे टेम्परेचर सहन कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को कमर्शियल करके चलूँ तो दिन का 10 लीटर अगर एक गाय दूध देगी, वो मान लो 5 की फीड से भी जाएगा तो उसमें मेरा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि देसी गाय की जो फीड है ना, वो भी फीड तो अपने को क्वालिटी यही देनी पड़ेगी। हो सकता है थोड़ा फीड ज़्यादा देगी लेकिन उनसे 1.5 गुना दूध देगी, तो इसलिए दूध एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद देसी ब्रीड जो है उसकी ब्रीडिंग ज़्यादा देर तक हम कर नहीं सकते। जैसे अगर मैं गिर नस्ल की बात करूं तो गिर नस्ल आज मैं प्योर गिर भी लेने जाऊंगा तो मेरे को 40, 50, 60 हज़ार में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ मैं क्रॉस ब्रीड लेने जाऊंगा जो एक अच्छी क्रॉस ब्रीड है, 25 लीटर 30 लीटर वाली जो क्रॉस ब्रीड है वो लेने जाऊंगा तो मेरे को 1,10,000 1,20,000 समथिंग पैसा लगेगा। तो इस हिसाब से मेरे को अगर मैं महंगी खरीद रहा हूँ तो जब मेरी बच्ची तैयार होगी उसको मैं महंगी बेच भी सकता हूँ। जी। जैसे कोई डेयरी शुरू करता है जी, तो उसमें कितने लीटर वाली गाय होना ज़रूरी है ताकि डेयरी फार्म नुकसान में ना जाए? डेली मतलब जैसे गाय जो दूध देती है कितने लीटर वाली गाय लेनी चाहिए? अगर क्रॉस ब्रीड जैसे अपने पास में HF क्रॉस है सारी, HF क्रॉस में HF की एक खासियत होती है कि HF भरपूर दूध देती है और काफ़ी लंबे टाइम तक दूध देती है। सिर्फ 1.5 से 2 महीना वो ड्राई होती है, बाकी पूरा टाइम दूध देती है। तो अगर आप प्योर HF से शुरुआत कर रहे हो तो प्योर HF मिनिमम 30 प्लस होनी चाहिए, 30 लीटर प्लस उसका मिल्क होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी HF गाय 30 लीटर प्लस आराम से मिल्क करती है। लेकिन चूँकि अपने पास में क्रॉस ब्रीड है तो क्रॉस ब्रीड की एक खासियत होती है कि HF से थोड़ा कम दूध देती है लेकिन फिर इनका फैट परसेंटेज अच्छा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी अच्छी होती है। तो इसलिए जो है क्रॉस ब्रीड का और HF का दोनों का अलग अलग पैरामीटर होता है। तो HF का मैंने बताया 30 प्लस और क्रॉस ब्रीड आप कर रहे हो तो 20 या 25 से प्लस से ही करना चाहिए आपको।
तो आपने मतलब कितनी गाय से शुरुआत की, या जैसे कोई युवा आपके अपने वीडियो को देख के जैसे सोचता है कि मैं भी डेयरी फार्मिंग शुरू करूं, जी, तो मतलब कैसे उसको शुरू करना चाहिए, क्या कितनी गाय से करना चाहिए, बजट कितना होना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में। तो एक एक चीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले कि डेयरी फार्म शुरू करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए एक स्ट्रक्चर, दूसरा ब्रीड, और तीसरा कि आपको मिल्क प्रोडक्शन किस लीटर से किस लीटर तक आपको जाना है, और बजट। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आप सबसे पहले क्या क्या चीज़ आपको बेसिक चाहिए। अगर आप छोटा स्टार्ट कर रहे हो, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 जानवर से करो। हमने भी 2 जानवर से किया था और आपने कवर किया था, तो 2 जानवर से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका बजट 5-10 लाख भी है फिर भी आपको 2 जानवर से स्टार्ट करना चाहिए, और अगर आपका ज़्यादा बजट है 30-40 लाख तो आप कम से कम 5 या 10 जानवर से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी एक शेड की, अच्छे खाने पीने की व्यवस्था की, हरे चारे की, सब कुछ। तो सबसे पहले अगर आप शेड बनवा रहे हो तो शेड मैं आपका जैसे 10 गाय का जो शेड बनवाया था ये लगभग 60,000 का शेड है, अगर मैं गाय की तरफ मानूँ तो। और अगर पूरा मानूँ जिसमें मशीनरीज है, कुछ हमारा घर का सामान है, तो 1,20 का समथिंग ये शेड पड़ा था। आपको भी अगर सिर्फ ऊपर का स्ट्रक्चर शेड वगैरह बनवाना है तो आप 1 लाख तक आपको बेसिक एक शेड मिल जाएगा। उसके बाद बारी आती है बाउंड्रीज़ की। अब जैसे ये जो है हार्ड बाउंड्रीज़ की हुई है, लेकिन कोशिश ये करें आप लोग कि अगर सिंगल बाउंड्री होगी एक तरफ और बाकी शेड होगा, बाकी खाली जगह होगी तो भी चलेगा, वेंटिलेशन अच्छा रहता है। अगर आपको क्लोज बाउंड्री चाहिए तो फिर आपको ऊपर ऐसा करना पड़ेगा। बजट उसके लिए बात करें तो बाउंड्री से आपका अगर पक्की बाउंड्रीज करना चाहते हो तो 1-1.5 लाख का आपका उसमें बजट लगेगा, क्योंकि आपको सिंगल साइड बाउंड्री करनी है। उसके बाद में आपको एक नीचे फ़र्श की ज़रूरत होगी। देखिए फ़र्श में आप जैसे हमने खुली गाय रखी है आप ऐसा भी रख सकते हो, और एक हार्ड सरफेस है वो ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको खुला में रखना है, जैसे अगर खुले में रखना है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने की, जो गाय के खुर है, नाखून है, उनका आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम टू टाइम उनकी ट्रिमिंग करवानी होगी, क्योंकि यहाँ पर कभी पैर उल्टा लगता है, सीधा लगता है तो खुर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप पक्के फर्श बनवाना चाहते हो तो फिर आपको वहाँ पर एक बेडिंग बिछानी होगी, जिसको हम मेटी बोलते हैं, काऊ मेट। तो काऊ मेट का आपको इस्तेमाल करना होगा, ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद में अगर मैं सरफेस की बात करूँ तो 10 गाय के लिए हमने सरफेस के लिए लगभग खर्चा किया था 50-55 हज़ार के समथिंग का। उसके बाद आपको खाने के लिए, तो खाने के लिए आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप टेम्प्रेरी सिस्टम लगवा सकते हो। जैसे कुंडी का सिस्टम ऐसा होता है कि आप इंगल में जो वो ड्रम कट करके लगाते हैं सिस्टम, आप वो भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप ऐसी हमारे से पक्की कुंडी भी बनवा सकते हो। ये हो गया कुंडी का सिस्टम। इसमें आपका बजट बताऊँ तो मैं आपके रॉ मटेरियल के हिसाब से लगेगा, लेकिन आप 30-40 हज़ार इसमें मान के चलो। उसके बाद में आपका है कि जैसे हमारा एक हाईटेक बनाने का था, एक अच्छी तरीके से मैनेज करने का, तो आप वाटर सिस्टम लगवा सकते हो, या फिर आप बेसिक हाथ से पानी भर के भी पिला सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अगर आप लगवाना चाहते हो तो 15 या 20 हज़ार में अगर आपका वाटर सिस्टम लग जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, क्योंकि ये भी बेसिक चीज़ है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपको लगवाना होगा 15-20 हज़ार का, क्योंकि अगर आपको मिल्किंग मशीन लगानी है तो मिल्किंग मशीन 20 हज़ार के समथिंग आपकी लगेगी। इन्वर्टर, बहुत सारी चीज़ें लगती है, तो आप उसका बजट मैं आपको रफ देता जा रहा हूँ, आप आपके हिसाब से नोट कर लीजिए। उसके बाद में आपको चाहिए होगा शेड, हो गया अपना स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आपको ये चूज़ करना होगा कौन सी ब्रीड पे काम करना है। अब जैसे कि हमारा था कि हमको एक ऐसी ब्रीड पे काम करना है जिसका फैट परसेंटेज अच्छा हो और दूध नॉर्मल हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो। लेकिन अब हम ट्राई करेंगे कि ब्रीडिंग कर करके उसको प्योर नस्ल में लेकर जाए, क्योंकि अब वो हमारे टेम्परेचर में सेट हो चुकी है। तो ब्रीड आपको सिलेक्ट करना होगा। ब्रीड अगर क्रॉस ब्रीड से मैं बात करूँ, क्रॉस ब्रीड से हमने शुरुआत की थी, तो गाय की कीमत जो है वो आपको 1 लाख से ऊपर ही मिलेगी। 1,10,000, 1,20,000 वो लीटर के ऊपर डिपेंड करता है, और अच्छी ग्रोथ और अच्छे जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में हरे चारे की बात आगे हो चुकी है, आप वीडियो में आगे ज़रूर देखेंगे। रफली मतलब लगभग ये सारी चीज़ें चाहिए। हाँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि एक बार हमको ये जो अपना फार्म है इसको थोड़ा विजिट करके मुझे दिखाए कहाँ क्या क्या चीज़ें लगा रखी है और आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, आइए। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो हमने एक बाउंड्री की हुई है बाहर फेंसिंग के लिए, क्योंकि गाय हम दिन में खुला छोड़ देते हैं। अब ये जैसे हम फेंसिंग को, ये अभी टेम्प्रेरी सिस्टम किया हुआ है, क्योंकि ये फेंसिंग जस्ट अभी लगाई है, 1 महीना हुआ इसको, तो इस प्रकार से खुल जाती है। अभी यहाँ से स्टार्ट होती है कुंडियाँ, जिनमें कि हम खाना डालते हैं। तो कोई किसान होता है जो एक गाय के लिए एक सिंगल कुंडी बनाता है, कोई हमने स्टार्टिंग में 2 बनवाई थी। उसका कारण ये था कि हमने ये सोचा था कि एक में जो है हम कॉन्सेंट्रेट डाल देंगे, जगह फोड़ होती है, एक में हम हरा चारा डाल देंगे, लेकिन ये वर्क नहीं करता आगे जाके, क्योंकि इसमें समस्या आती है कि हमको TMR करना पड़ता है। TMR यानी कि सारा राशन हमको मिक्स करके देना पड़ता है। तो
हम आज भी मिक्स ही करते हैं और दोनों कुंडियों में भरते हैं। ये इसकी साइज़ क्या है? इसकी साइज़ है, ये नीचे से जो उठी हुई है 2.5 फीट की कुंडी उठी हुई है, और इसके अंदर में ये जो पूरी एक गाय के लिए बना हुआ है ये लगभग 3-3.5 फीट का है। तो ये 2.5 फीट की जो हाइट है इसका भी कोई गणित है कि मतलब? इसके हमने गाय की हाइट के हिसाब से अनुमान लगाया था कि एक एवरेज गाय है उसका मुंह इतना जाना चाहिए कि वो कम से कम ज़्यादा यहाँ से दर्द नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नीचे ना झुकना पड़ेगा, मतलब खड़ी खड़ी आराम से खा सके वो। ठीक है, ये इसी प्रकार से पूरा कुंडी बनाई गई। ये आपने कितनी बना रखी है? ये लगभग 30 फीट के लंबाई पे। नहीं, ये अपने खांचे के? ये टोटल एक लाइन में 10 खांचे हैं, क्योंकि 5 गाय के लिए 2 खांचे, तो 10 खांचे इस साइड में और 10 खांचे उस साइड में। ठीक है, मतलब जी। अब आगे ये आपका पानी का उसके बाद ये सिस्टम है, पानी का सिस्टम पूरा जो है ये वहाँ से कनेक्शन है। मैं पानी का सिस्टम आपको जीरो से बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो ये आपको एक मेन लाइन आनी चाहिए जो आपके कोई भी मेन सोर्स से आए, जैसे पाइपलाइन से आए, कुएं से आए, कहीं से भी आए। ये जो वाइट वाली लाइन है ये हमारी मेन लाइन है। अच्छा, ये मेन लाइन से पानी सबसे पहले ये जो हमारे इस पूरे फार्म का वाटर स्टोरेज यही है सबसे मेन। ठीक है। तो सबसे मेन स्टोरेज में इसमें आती है। उसके बाद यहाँ से हमको जब दूध निकालने के लिए पानी चाहिए होता है, थन साफ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो हमने साइड में कनेक्शन निकाला हुआ है जहाँ से हमको पानी मिल जाता है। और दूसरा कनेक्शन है वाटर सिस्टम का। अभी वाटर सिस्टम को सबसे पहले पावर मिलती है इस वाले से, यहाँ पर पानी आता है। अब मैं अगर इस वॉल को ऑन करूँगा तो ये पानी इसके अंदर यहाँ से आने लगेगा, जैसे ये वॉल सिस्टम है, ये पानी आने लगा। सबसे पहले अपना जो है ये ड्रम भर जाएगा, ये छोटा जो अपन इसको बोलते हैं एक छोटा सा टब है, ये टब भर जाएगा। इसके नीचे से सिस्टम किया हुआ है एक पाइपलाइन का। अच्छा। जो पाइप लेवल के हिसाब से वहाँ पर मिला रखा है। अभी मैं आपको इधर से आके दिखा देता हूँ। ये पाइप जो है, ये पाइप यहाँ से वो तो इनटेक हो गया पानी का, और ये आउटटेक, यहाँ से पानी निकलता है और यहाँ से जो है पाइपलाइन पूरी ज़मीन में डाल रही हुई। अभी यहाँ से ज़मीन में डालकर इस तरफ 5 कुंडियाँ हैं और उस तरफ 5 वाटर सिस्टम लगाए हुए हर गाय के लिए। इसका जो वाटर लेवल और वो टब का वाटर लेवल से? हाँ जी, हाँ जी। वो आप देख सकते हो कि हमने पाइपलाइन की थी ऊपर नीचे, उससे कोई लेना देना नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो टब और ये जो ये जितना पानी टब में रहेगा उतना पानी इसमें भी रहेगा, बस वो लेवल आपको मैच करनी है। कोई भी प्लम्बर से आप बोलिएगा तो प्लम्बर आपको ये काम करके दे देगा। और ये जो है हमने ये जो टब है इसको प्रोटेक्ट, इसका जो नली है, इसका जो मेन पाइप है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीमेंट का कंक्रीट का बनाया हुआ है, जिसकी वजह से गाय मान लो कभी पैर मारे, कभी मुंह लगाए तो ये टूटे। तो ये टूटे। हाँ जी। तो इसमें कितना आपको मतलब एक एवरेज कितना खर्चा? ये ज़्यादा से ज़्यादा मान के चले ना तो 30,000 के अंदर 10 गाय आराम से पानी पी सकती है। तो किसान भाइयों, 10 गायों के लिए अगर आप ऑटोमेटिक पानी का सप्लाई का सिस्टम बनाना चाहते हैं तो ये आसानी से 30,000 रुपये में। हाँ जी, क्योंकि इसमें वो वाटर का फुटबॉल भी आ गया, ये सारी टब्स भी आ गए, ये सारा लगाने का प्लम्बिंग का खर्चा भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब इसके साथ आप और कौन कौन सी मशीनरी या नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो किसानों को करनी चाहिए? हाँ जी, तो आज के टाइम में मशीनरी यूज़ करना है ना, अपनी इच्छा नहीं, अपनी मजबूरी हो गई, अपने को करना ही पड़ेगा आज के टाइम। और अच्छी बात यह है कि लोग कर भी रहे। जैसे हमने स्टार्टिंग से मशीनरीज का यूज़ भरपूर किया है, जैसे कि मैं आपने बताया कि वाटर सिस्टम हमने यूज़ किया, पानी पिलाने की कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, चाफ कटर। अभी चाफ कटर और कुट्टी मशीन हम दोनों चीज़ बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये वॉल है, इसको हम लीवर बोलते हैं। लीवर को इधर किया मतलब ये जो है चलेगी और कुट्टी करेगी। मान लो चारा फंस जाता है तो इसको ये रिवर्स है, वापस पीछे आ जाएगा। हाँ जी। अभी इसमें क्या है, कुट्टी का मैं आपको दाने का सैंपल दिखा देता हूँ। ये दाने का सैंपल है, ये बिल्कुल बारीक और सिस्टमेटिक कटिंग किया हुआ है। तो ये गाय मतलब आसानी से आधी इंच की कुट्टी है ये। आधी इंच की कुट्टी आपको ये मशीन करके देगी और पिछले 6 महीने में हमको इसमें कोई समस्या नहीं आई है, अच्छी मशीन है। इसका अभी लोग पूछेंगे क्या कारण है, इसको लेने का रीज़न क्या है। रीज़न सिंपल है कि आप अगर नेफेर काटोगे, बाजरा, बरसीम, रचका जो भी हो, उसमें कुछ ना कुछ है ना, वो सिर्फ सॉफ्ट मटेरियल जो होता है ना गाय खा लेती है, लेकिन जो तना होता है जब से वो हार्ड होने लगता है उसको वेस्ट हो जाता है। अगर मान लो आपकी 5 गाय की नीड एक दिन की 1 क्विंटल की है, अगर 1 क्विंटल हरा चारा चाहिए तो आपको कम से कम 1.5 क्विंटल हरा चारा काट के डालना पड़ेगा, तब जाके वो 1 क्विंटल का यूटिलाइजेशन होगा। तो इस हिसाब से आपको ना 1.5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें आपका जो है परसेंटेज पूरा 100% कंज्यूम हो जाता है, इसमें वेस्ट कुछ भी नहीं है। तो इसको लेने का ये कारण था। और गाय चाव से खाती है कटा हुआ, तो इसमें उनको क्या जो जुगाली करनी होती है, च्युइंग करना होता है, उसमें भी दिक्कत नहीं आती, अच्छे से हो जाता है ये काम। तो ये एक चीज़ मैंने यहाँ और देखी, आपके यहाँ ये मग टाइप लगा हुआ है। हाँ जी। तो हम इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में आप थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए कि ये इसका उपयोग कैसे होता है। इसका एक तो नाम क्या है? इसका सबसे पहले नाम तो है, इसको हम डीप कप बोलते हैं। डीप यानी कि डुबाना कप। अभी इसमें क्या है ना कि ये चीज़ जो है, आप चाहे पशुपालक हो या आपके घर पे 1 गाय 2 गाय भैंस जो भी हो, आपको ये चीज़ आपके यहाँ पर मैंडेटरी होनी चाहिए। हमारे एरिया में तो कोई यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ ये चीज़ होनी चाहिए। अब इसका कारण क्या है, इसके अंदर जो सोल्यूशन है
वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपकी जैसे मिल्किंग हो जाती है, जैसे गाय की हमने मिल्किंग की चाहे मशीन से चाहे हाथ से, अब उसका जो पोर होता है होल जहाँ से मिल्क होता है, मिल्क निकलता है, वो कम से कम आधे घंटे के लिए खुला होता है। अभी आधे घंटे के लिए खुला होगा, गाय मिल्किंग करवा के नीचे बैठेगी या नहीं भी बैठेगी, खड़ी रहेगी, तो मक्खी, मच्छर और बैक्टीरिया, ये 2-3 चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं। अभी इसका काम क्या होता है, ये जैसे ही मिल्किंग कंप्लीट हुई तो हमने ये दबाया तो यहाँ पर लिक्विड आ जाता है, ये लिक्विड, ये लिक्विड आया, हमने इसको ऐसे डिप कर दिया, वो थन इसके अंदर जाते ही थन के ऊपर इस केमिकल की एक लेयर बन जाती है, कोटिंग हो जाती है, एक कोटिंग हो जाती है। उस कोटिंग की वजह से कोई भी, जब तक हम उसको अगले दिन पानी से नहीं धोएंगे तब तक वो लेयर हटती नहीं है। इसके 2 फायदे, एक बैक्टीरिया और जम्स ये सब अंदर नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से थनैला आना 90% आपके फार्म पे कम हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी गाय का दूध लीक नहीं होता है। अगर मान लो कि गाय बैठी हुई है, अडर पूरा भर चुका है और सुबह आप जब मिल्किंग करने आते हो तो कभी कभी देखते हो गाय का दूध लीक हो रहा है, हाँ, अपने आप बाहर निकल जाता है। हाँ जी, अपने आप बाहर निकलने लगता है, तो वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि एक लेयर बनी हुई है तो दूध आता नहीं है। जब तक आप उसको अच्छे से पानी से धो के साफ़ नहीं करते हो अगले दिन तक, तब तक वो सील होता है। तो इसका ये यूज़ केस है। अब इसके साथ और भी कोई टेक्नोलॉजी है आपके हाँ जी, पास? तो अभी सबसे मेन टेक्नोलॉजी जो है वो है मिल्किंग मशीन। अच्छा। और मिल्किंग मशीन का फ़ायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहले फ़ायदे बता देता हूँ आपको। मैनुअल मिल्किंग करने में क्या होता है, गाय के थन को हम दबाते तो कोई इस प्रकार से दबाता है, जैसे इस तरीके से, कोई इस तरीके से दबाता है। हाँ, सबकी अलग अलग आदत है। हाँ, तो अभी क्या है, उंगलियां तो सारी नॉर्मल है, लेकिन ये अंगूठा अलग से एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहा है, जिसकी वजह से थन खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर कभी कभी देखा होगा कोई थन सूज जाता है। वो यही कारण होता है। भैंस में ऐसा होता है कि भैंस फिर भी सहन कर लेती है, लेकिन गायों की स्किन होती है सेंसिटिव, तो उनमें दिक्कत आने के चांसेस होते हैं। तो अभी मिल्किंग मशीन का ये है कि एक तो अच्छे से सारा दूध निकल जाता है, हाइजीन मेंटेन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, और लेबर फोर्स कम लगती है। अभी जैसे मान लो मेरे पास 5 गायें, कल मेरे पास 10 होगी, अब मैं 10 या 5 गायों की मिल्किंग मैनुअली करने लगूंगा तो मेरे को 1 से 1.5 घंटा चाहिए, लेकिन मैं मशीन से करने लगूंगा तो मेरे को 40 मिनट मुश्किल से चाहिए, मैं 5 गाय की मिल्किंग कर सकता हूँ, और वो भी बिना उसको दर्द महसूस करवाए, बिना कोई हाइजीन को इफेक्ट किए। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। हमारे फार्म पर सबसे बेस्ट चीज़ अगर अभी हमारे पास में तो मिल्किंग मशीन है, क्योंकि काफ़ी कम लेबर फोर्स के साथ काफ़ी अच्छा काम कर देती है। नहीं, मैंने कई बार सुना है लोगों में एक डर भी है कि मशीन यूज़ करने से लंबे टाइम तक गाय का थन खराब हो जाता है। ये एक मैंने कई लोगों के, जो जिन लोगों ने यूज़ नहीं किया है, उन्होंने ऐसे सुनी सुनाई बात सुनी है। जी। तो शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता था कि अरे यार ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो मशीन प्रेशर से खींचती है अंदर। तो अब आपने जैसे इसको चला रहे हैं तो आपके हिसाब से मतलब रियलिटी क्या है? रियलिटी इसकी ये है कि अभी मैं मेरी बात करूँ तो पिछले 6 महीने से हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि एक प्रेशर भी काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर प्रेशर आप गाय का दूध निकाल रहे हो तो 300 350 मैक्सिमम, अगर भैंस का निकाल रहे हो तो आप 400 450 500 तक जा सकते हो। जितनी हार्ड आपकी भैंस का थन होगा उस हिसाब से कंफर्टेबली आप जा सकते हो। लेकिन इसमें क्या है ना, लोगों को मिथ बहुत होते हैं। अभी जैसे जिस आदमी ने लगाई नहीं है ना, उसको लगता ही नहीं है कि यहाँ से दूध निकलता होगा। अभी उनको ये समझाना काफ़ी हार्ड है। हमने भी अपने मन को समझाने के लिए ना कम से कम 3-4 फार्म विजिट किए, आज से 7 महीने पहले जब हमने स्टार्ट नहीं किया था। उन लोगों के पास में एक अच्छी मशीन खरीदी हुई, तो उन लोगों के पास में ना कम से कम 6 से 7 साल वो मशीन चल रही है। और उनकी अडर की क्वालिटी आप देखिए, उनके अडर की साइज़ देखिए ना, तो अडर खींचे हुए हैं ना सूजन है। और सबसे मेन बात ये कि गाय इतनी फ्रेंडली हो चुकी है उस मशीन के साथ में, अगर आप हाथ से निकालने जाओगे तो लात मारेगी जी। और अगर मशीन लगाओगे तो कंफर्टेबली बिना पैर बांधे भी दे देती है गाय किसी फार्म पे। हमारे यहाँ पर किसी को पैर बांधने पड़ते, किसी को नहीं बांधोगे फिर भी चलेगा। तो मैं अब ये तो हो गया जी। अब एक होता है कि डेयरी का जो काम है जी, ये कितना टाइम कंज्यूम का है, क्योंकि ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अपन पूरा, जैसे घर पे 2 गाय होती है तो भी मैंने देखा है कि कई लोग पूरा दिन उस पर लगे हुए हैं। जी। आपके पास जैसे 5 गाय हैं, आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा है, व्यवस्थित है, ना मच्छी मक्खर हैं। जी। तो आप ये बताइए कि इसमें सुबह से लेकर शाम तक आप कितना टाइम काम करते हैं और आपका शेड्यूल क्या है डेयरी का? जो शेड्यूल अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मेरा घर जो पर्सनली यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। ठीक है। तो अभी मैं अगर वहाँ से स्टार्ट करूँ ना, तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है। आधे घंटे 5:30 में यहाँ पर, 5:30 से भाई हम दोनों मिलकर सा काम करते हैं। अगर हम दोनों स्टार्ट करें तो आधे घंटे में वो उसका खाना, जो हरा चारा, सूखा चारा और फीड मिक्स करके, मिनरल मिक्सचर वगैरह सब कुछ डाल के फीड रेडी करने में उसको आधा घंटा लगता है। और उसे आधे घंटे में सारी यहाँ पर साफ़ सफाई निपटा देता हूँ। अभी बचा के अपने पास में फीडिंग और मिल्किंग का काम, तो वो फीडिंग करता जाता है, मैं मिल्किंग करता जाता हूँ। इस प्रकार से काम हो गए। फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ 7 बजे के समथिंग में, 7:30 बजे घर, 5:30 पे यहाँ आता हूँ। लगभग सुबह आप मान के चलो तो 2 घंटे में, 2.5 घंटे में मैं घर से यहाँ पर, और यहाँ से 14 किलोमीटर दूध लेके घर चला जाता हूँ। अच्छा। तो 2.5 घंटा वहाँ से 14 किलोमीटर बाइक चला के यहाँ पर आता हूँ, काम निपट के 14 किलोमीटर फिर चला जाता हूँ। 2.5 घंटा ये टाइम है जी।
तो अब ये भी मतलब 2.5 घंटे अभी हो सुबह का हो गया। हाँ, और शाम को और शाम को 2 घंटा। हाँ, तो उसमें मतलब 2.5 कुल मिला घंटे के में 5 घंटे मान के चले मैक्स टू मैक्स। हाँ, मैक्स और टू मैक्स 5 मतलब- गाय का 1 घंटा मान लो। हाँ, हर गाय के वो ऊपर 1 घंटा हो रहा है अभी के टाइम पे। अब अपन जो बात कर रहे हैं कि अपना जो दूध होता है जी। तो एक ये भी है कि गाय के दूध का पैसा कम मिलता है। जी। मतलब कई तरह के लोग हाँ जी, होते हाँ हैं कि आजकल भाव का बहुत लफड़ा है, जी। ये है वो है। तो आपने अभी जो पिछले 5 महीने से आप इसको रन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाई क्या आपको रेट मिलती है, आप जी। कहाँ बेचते हैं, आपका क्या सिस्टम है, जी। उसके बारे में बताइए। देखिए क्रॉस ब्रीड है ये, और क्रॉस ब्रीड की एक खासियत होती है कि आपको इसकी 3.5 के ऊपर ही फैट मिलती है अधिकतर, 3.5 से ऊपर ही फैट मिलेगी। और यही मेरे पास प्योर एचएफ होती तो 2.6, 2.7, 2.8, 3 मैक्सिमम 3, 4, 3, 5 हमारे एरिया में। तो क्योंकि 3, 5 के लिए बहुत हाई लेवल मैनेजमेंट चाहिए होता है, जो एक इंडस्ट्री लेवल होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हम अपन फार्म के हिसाब से करते हैं, फार्म के हिसाब से आप एचएफ गाय का फैट 3, 2 से ऊपर बहुत मुश्किल है कि एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन क्रॉस ब्रीड में फ़ायदा ये होता है कि आपको आधा फैट ज़्यादा ही मिलता है। तो अभी हमारे यहाँ पर हम जो दूध जाता है वो लगभग 36 से 40 के बीच में जाता है। 36 रुपये से 40 रुपये के बीच में सुबह शाम दोनों टाइम यही दूध जाता है। और दूध प्रोडक्शन की अगर बात करें तो पूरे दिन भर में अभी कुछ गाय ऐसी है जो पीक ख़त्म करके नीचे आ रही है, डाउन कर रही है, क्योंकि उनकी एआई हो चुकी है। तो अब वो क्या धीरे धीरे ड्राई पीरियड के टाइम पर जाएगी जी। और कुछ गाय ऐसी है जो भी 1 महीने पहले भी आई है, और कुछ गाय ऐसी है जो अभी 2 महीने 3 महीने हो गए भी आए। तो सबका मैनेज करके हम चले तो 50 से 55 लीटर दूध हो रहा है अभी के टाइम पे, जिसमें 5 लीटर आप 55 लीटर कर दो, क्योंकि 5 लीटर बच्चे पीते हैं, 2.5 लीटर ये दोनों बच्चे भी पी रहे हैं। तो 55 लीटर अभी हमारा प्रोडक्शन है, उसमें से 50 लीटर डेयरी पे जाता है पूरे दिन का। कि जैसे एक जो क्रॉस गाय होती है जी। जब उसका एक दूध की शुरुआत से लेके दी एंड तक जी। मतलब आपके हिसाब से लगभग कितना प्रोडक्शन वो मतलब दे देती? जैसे क्रॉस में क्या होता है, जैसे अभी मैं मान लो प्योर एचएफ की बात करूँ, प्योर एचएफ में अलग अलग बुल्स आ गए, क्योंकि क्रॉस में ना बुल्स आते नहीं है, क्रॉस का कोई बुल नहीं होता। जैसे अब मान लो मेरे पास गिर है और मैं उसको एचएफ का सीमन लगाता हूँ, तो वो गिर एचएफ क्रॉस या गिर क्रॉस मानी जाएगी। तो उसका ना अपन मार्जिन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो पहली चीज़ उसको कौन से बुल का सीमन लगाए, वो अगर ज़्यादा प्रोडक्टिव बुल होगा तो आपको ज़्यादा दूध मिलेगा। अगर मैं प्योर एचएफ की बात करूँ, जैसे अभी प्योर एचएफ में अरमाडा बुल है, सबसे ज़्यादा फेमस है एबीएस कंपनी का अरमाडा बुल। उसका एक एवरेज है कि अगर कंपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर एवरेज निकाला है उन्होंने कंपनी ने, तो 12,500 लीटर का एक ब्यात होती है। अच्छा। अगर उस बुल की बच्ची है जो हुई है आपके पास में, तो उसका एक एवरेज होता है कि वो 12,500 लीटर दूध देगी। चूँकि ये क्रॉस ब्रीड है, तो क्रॉस ब्रीड में ना दूध का रेशियो थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर अच्छा मैनेजमेंट है और अच्छी ब्रीड से, जैसे क्रॉस हुई जो बच्ची है वो दोनों ब्रीड से अच्छी तरीके से आई है, जैसे पिताजी भी अच्छे ब्रीड के हैं और मम्मी भी अच्छी ब्रीड की है, तो वो मान के चलो आपको 8,000 लीटर दूध एक ब्यात में देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब मेन जो अपना पार्ट बच रहा है वो है फीड मैनेजमेंट। जी। आप उसके बारे में बताइए कि आप मतलब दोनों टाइम फीड मैनेजमेंट क्या कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें आप देते हैं, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा। तो मैं पर्सनली बता देता हूँ। सबसे पहले एक सिंगल गाय का बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो एक गाय जो हमारे फार्म पर अभी 25 लीटर दूध दे रही है, उसका मैं आपको फीड मैनेजमेंट बताता हूँ। तो सबसे पहले 20 से 25 किलो हरा चारा, 3 से 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, मैक्सिमम दिन का 6 किलो भूसा, जो गेहूँ का हो सकता है, मेथी का हो सकता है। सबसे बेस्ट तो मैं मेथी का मानता हूँ, क्योंकि मेथी का भूसा जो होता है वो ईजी टू डाइजेस्टेबल होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसके अंदर फैट परसेंटेज, जो प्रोटीन परसेंटेज होता है, ज़्यादा होता है गेहूं के भूसे से। तो 6 किलो भूसा, चाहे गेहूं का, मेथी का, जो भी अवेलेबल हो, जो आपकी खाएं चाव से खा रही है। तो 20 से 25 किलो हरा चारा, 6 किलो मैक्सिमम भूसा। उसके बाद फीड का ऐसा होता है कि हम जैसे रेडीमेड फीड यूज़ करते हैं, उसके अंदर पेलेट्स हैं, तो पेलेट्स हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्या हो, हमको एडिशनल कुछ मिलाना नहीं होता, जैसे अलग से खाने का। मैक्स टू मैक्स हम थोड़ा सा जो है चोकर मिलाते हैं, चोकर मिलाते हैं। वो जो फीड बनाते हैं उसमें जैसे हरा चारा डाल दिया, सूखा भूसा डाल दिया, उसके अंदर चोकर डाल दिया 600-700 ग्राम, ठीक। वो उसके बाद में हम फीड डाल देते हैं। फीड का रेशियो ये होता है, हम 2.5-3 किलो, 2.5-3 लीटर मिल्क के ऊपर 1 किलो फीड डालते हैं। अच्छा। अभी वो गाय की हेल्थ डाइट पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लो गाय थोड़ी सी कमज़ोर है तो उसको 2.5 लीटर पे हम 1 किलो फीड देते हैं, और गाय अगर हष्ट पुष्ट है, अच्छा है, मेंटेन अच्छा कर रही है, तो फिर उस 3 किलो पे 1 फीड, उसको कम कर देते हैं। हाँ जी। लेकिन एक हमको देना है कि 3 किलो पे 3 लीटर दूध पे 1 किलो फीड तो हमको देना ही है मिनिमम। उसके बाद में 80 से 90 ग्राम हम आज के टाइम पे मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, जो कि चिलेटेड होता है। ये बेसिक जो है डाइट होती है। उसके बाद में लीवर टॉनिक पाउडर जो है हमारे पास में चेंज होते रहते हैं, लेकिन लीवर टॉनिक भी अगर आपकी गाय खाने में थोड़ा कम खा रही है, थोड़ा कम इच्छा कर रही है खाने का, तो आप लीवर टॉनिक ज़रूर दें। लीवर टॉनिक की मात्रा मैं आपको बता देता हूँ, दिन का
अगर पाउडर फॉर्म में दे रहे हो आप तो 30 ग्राम आप एक गाय को दे सकते हो एक टाइम, पूरे दिन भर का 30 ग्राम आपको देना चाहिए पाउडर, और 10 दिन आप दे सकते हो, 7 दिन बंद कर सकते हो, ये आपका रेशियो होना चाहिए। साल भर पशुओं के लिए हरा चारा मैनेज करना एक बहुत ही टिपिकल टास्क है जी। तो अब आप ये बताइए कि आप पूरे साल कैसे इसको मैनेज करते हैं और आपके पास कितनी वैरायटी का हरा चारा आप पूरे साल लगाते हैं? तो देखिए हरा चारा का ऐसा रहता है कि एक तो अपने को 1 या 2 चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो अपने पास 12 महीने चले। तो 12 महीने के हिसाब से जो है सुपर नेफियर अपन ने लगा रखी है, इसको सुपर नेफियर की एक अच्छी वैरायटी बोलते हैं जिसका कि नाम ताइवान सुपर जायंट है। ये 12 महीने इसका प्रोडक्शन आता है, तो ये क्या 1 साल में 8 कटाई देती है, तो परमानेंट तो ये चलती है अपनी। और जो अपनी जैसे सीजनल जो घास होती है, जैसे अभी गर्मी का सीज़न जस्ट निकल रहा है और बरसात आ रही है, तो अपने पास चरी लगी हुई है और बाजरा लगा हुआ है, दोनों चलता है। तो आप ये बताइए कि आपके पास जो खेती की ज़मीन है, तो जैसे आपके पास 5 गाय हैं, तो जो कोई भी युवा डेयरी फार्मिंग करना चाहता है तो उसको अगर ये शुरुआत करता है तो कितनी खेती की ज़मीन होनी चाहिए जिसमें से वो हरे मतलब घास लगा सके और अब पूरे साल पशुओं के लिए मैनेजमेंट कर सके? तो अभी अपने पास में लगभग 5 गाय और 5 बच्चे हैं, तो 5 गाय 5 बच्चों के लिए अपन ने पूरा एरिया माने तो अपन ने 1 बीघा ले रखा है। 1 बीघे के अंदर अपन ने जो है घास भी लगा रखी है, और ये जो है 5 आरी का अपना ये बना हुआ है, और 5 आरी के अंदर अपना जो कंस्ट्रक्शन फार्म है, और बाकी 15 आरी में अपना ये पूरा घास और चारा लगा हुआ है। और ये इनफ अगर अपन सही से मैनेज करें, इसको कटाई टाइम पे ले, हार्वेस्टिंग सही टाइम पे करें, तो ये आराम से अपने को पूरे साल 10 पशुओं के लिए चल जाएगा। मैं एक चीज़ और भी देख रहा हूँ कि आपके यहाँ स्टेप बाय स्टेप घास लगी हुई है जी। जैसे यहाँ कटाई वाली भी घास है जी, उससे थोड़ी छोटी वाली भी है, और एक स्टार्टिंग फेस वाली 10-15 दिन वाली घास भी है जी। इसके बारे में मेथड के बारे में बताइए कि इसको पूरे साल अपन कैसे मैनेज करें कि ताकि आने वाले टाइम में अपने को हरी घास की कमी ना रहे। तो सबसे पहले तो अपन नेफेयर चलाते हैं, तो 60-70% पूरा साल नेफेयर चलती है। जो बचे हुए 40% में क्या रहता है कि सीजनल घास चलती है। तो जैसे अभी ये चले जाएगा सीज़न, तो बरसात आएगी, बरसात में अपने के सबसे बेस्ट क्या होगा, मक्का होगा। मक्का होगा तो अपन ने मक्का लगाया और बाजरा लगाया। बाजरा भी ऐसा रहता है कि चलता रहता है, कभी कभार जो है उसका सीज़न आता है तो डाउन होता है, लेकिन अपने को क्या है चेंज करना पड़ता है। गर्मी के हिसाब से अपन ने लगाया था, अब इसकी हार्वेस्टिंग खत्म हो गई है, तो इसको खेत साफ हो जाएगा, यहाँ पर नया बीज लगेगा, कुछ भी लग सकता है, चाहे रजका लगे चाहे कुछ भी लगे। अब ये वाला क्या है, ये बाजरा है, ये दोनों साथ ही लगे थे, लेकिन चरी का ऐसा रहता है ना थोड़ा जल्दी आ जाती है, तो इसकी हार्वेस्टिंग हम पहले खत्म कर लेंगे, तब तक ये हार्वेस्टिंग आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर जब ये सारा खत्म होगा तब वो आ जाएगी और यहाँ नया बीज लग जाएगा। इस प्रकार से पूरे साल हमको जो है ग्रीन फॉडर मैनेज करके चलना पड़ता है। तो रोटेशन बना रहता है कि पूरे साल मतलब आपको कमी ना रहे और पशु परेशान ना हो। हाँ जी, हाँ जी। ये जो अपनी घास लगी हुई है, तो ये कौन सी वाली है और ये आपने कब लगाई थी? ये ताइवान सुपर जायंट ही है जो पहले लगी हुई है बड़ी, उसकी ये पूरा पुराना बीज लगा और ये नया लगा है। तो इसको लगभग 1 महीना पहले लगाया हमने और इसकी 1-1.5 महीने बाद हार्वेस्टिंग आ जाएगी। तो ग्रोथ तो इसकी बहुत फास्ट है। हाँ जी, और ये लंबे समय तक चलती है, 5 साल तक भी चलती है लोगों के पास में। अपने पास 7 महीने तो हो गए चलते चलते, और उम्मीद यही है कि 5 साल चलेगी। तो इसका क्या बीज आता है या नहीं, इसके जो स्टिक्स आती है वो गांठ आती है, उस गांठ को कट करके अपने को चॉप करना पड़ता है। अच्छा। फिर वो जैसे ही उगती है उसके बाद वो चलती रहती है। तो सर मेरे को भी थोड़ा बीज देना, मेरे भी लगाना हाँ जी, बिल्कुल ले जाइएगा। डेयरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रीडिंग का, जी, जी, क्योंकि बिना ब्रीडिंग के डेयरी फार्मिंग में आप आगे नहीं बढ़ सकते या अपने जो गोल है वो सेट नहीं कर सकते। तो आप उसके बारे में आप ब्रीडिंग कैसे कर रहे हैं या ब्रीडिंग कैसे करनी चाहिए, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है सीमेंस के बारे में। तो उसके बारे में बताइए कि किस कंपनी का सबसे बढ़िया आता है, उसमें अपन कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक पहुँचते हैं, तब तक अपने को कितना इंप्रूवमेंट मिलता है, उसके बारे में देखिए ब्रीडिंग का तो ये है कि बिना ब्रीडिंग के आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आज मेरे पास मैं खरीद के लेके आया, एक टाइम का 10 लीटर गाय दे रही है मान लो, अभी वो मान ले उसको दूसरी ब्यात में, तो उसकी पहली ब्यात में स्वाभाविक सी बात है उसने 7 या 8 लीटर टाइम का दूध दिया होगा, लेकिन अभी मान लो करंट में वो 10 लीटर दे रही है दूसरी ब्यात में। अभी हमारे पास ये ऑप्शन है कि या तो हम उसको ऐसे ही नॉर्मली किसी से भी क्रॉस करवा दें ताकि हमको एक बच्ची या बच्चा मिल जाए, जो भी वो मिल जाए, और हम गाय से फिर से दूध लेना चालू कर दें, लेकिन वो दूध की बात आ जाती है। लेकिन अगर अपने वो फ्यूचर सिक्योर करना है तो ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। अभी अच्छी ब्रीडिंग एक अच्छे सीमन से होती है, जैसे आपने बोला सीमन, अगर जैसे मेरे पास में HF क्रॉस है, अभी इसमें कुछ 50% क्रॉस है, कुछ 75% क्रॉस है। अब मेरे को उसको धीरे धीरे मेरे यहाँ की प्योर में जाना है, जैसे मतलब मेरे फार्म पे जो ब्रीड तैयार हो HF की प्योर ब्रीड हो, तो मेरे को 3-4 ब्रीड और करनी पड़ेगी आगे जाके फ्यूचर में। अभी मेरे पास मान लो ये गाय है HF की, ये 75% HF है, अभी मेरे को इसमें से अगर मान लो HF की बच्ची चाहिए तो मैं इसमें HF का सीमन डलवाऊंगा। अब HF में कौन सा सीमन डलवा सकते हो आप? 2 कंपनी सबसे मेन पॉपुलर है, सबको पता है जो डेयरी फार्मर है। एक जो है सबसे पहले अपनी ABS,
और दूसरी है अपनी WWS। अभी ABS में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो आप PTFA देखते हो, बड़ी बड़ी ब्रीड देखते हो, अधिकतर आपको ABS की दिखती है, और WWS की जो होती है वो काफ़ी रेयर होती है, लेकिन उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रीड मानते हैं। अभी हम पर्सनली ABS यूज़ करते हैं क्योंकि सीमन सस्ते होते हैं और अच्छे होते हैं। तो अभी मान लो कि कौन सी ब्रीड का आपको सीमन सिलेक्शन करना है। सीमन सिलेक्शन आपकी गाय के ऊपर, मान लो आपके पास, मैं अभी दिखाऊं, मेरे पास ये 2 क्रॉस है, एक ये भी HF क्रॉस है, ये भी HF क्रॉस है। अब उस वाली गाय को अगर मैं बड़े बुल का सीमन लगाता हूँ HF में ही, जो जिसकी हाइट हेल्थ बढ़िया हो, बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, तो वो जब बच्चा या बच्ची जो भी देगी ना, तो बड़ी समस्या आएगी उसको, क्योंकि वो गाय छोटी है और बच्चा बड़ा होगा, तो बच्चादानी से निकलने में काफ़ी समस्या आएगी। लेकिन इस गाय को मैं बड़े से बड़े बुल का सीमन डाल दूंगा तो बच्चा आराम से निकल जाएगा। उसके बाद में ब्रीडिंग से कैसे फ़ायदा मिलता है डेयरी फार्म में, अभी जैसे कि मैं इसको उठा दूँ, अभी ये बच्ची देख के अगर नॉर्मल कोई किसान देख रहा होगा तो उसको ये बच्ची कम से कम 6 से 7 महीने की लगेगी, 6 से 7 महीना आराम से बच्ची लगेगी। लेकिन इसकी असली एज है अभी 90 दिन की भी नहीं हुई है। अच्छा, सिर्फ 90 दिन में इसकी हाइट हेल्थ और वेट आप देख लो, ये बच्ची आराम से 2 साल के अंदर गाय बनेगी। अच्छा। ये अपनी गारंटी है। उसके बाद ये देखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये होम ब्रीड है। हाँ। हमने सीमन नहीं लगवाया था, हमने गाय परचेस की थी, लेकिन अच्छे फार्म से परचेस करने का आगे इसकी तैयारी की थी, वो ये ABS के सीमन देख के बहुत प्यारी लग रही है ना। और ये भी ABS के बच्चे की, ये भी ABS के सीमन की है, ये देखो कितने अच्छे सीमन है। उसके बाद ये जो है ये होम ब्रीड है। ठीक है। अभी आप ये मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, होम ब्रीड और जो अच्छी ब्रीड आप जो अच्छे ब्रीडर से लेते हो और घर पे तैयार करते हो। अभी ये जो बच्ची है ना, ये अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि मान लो 5 महीने की बच्ची है, तो ये कितने महीने की होगी आपके हिसाब से? ये उससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, है ना। हाँ। पर हाइट हेल्थ में देखो, आपको ऐसा लगना है कि अगर ये 5 महीने की तो 5.5-6 महीने की होगी। हाँ। लेकिन ये 9 महीने की बच्ची है। अच्छा। अभी ये दिक्कत है, अगर हम इसको अपने फार्म पर लेकर नहीं आते, अच्छी ब्रीड नहीं करवाते, मान लो ये भी और छोटी होती है, लेकिन डाइटेशन अच्छा है इसका, हाँ, मतलब देख रेख अच्छी है इसकी, तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि 25 महीने 26 महीने के अंदर गाय बने। अभी सबसे मेन चीज़ आती है कि इनका कैसे ध्यान रखा जाए, अच्छा दूध उत्पादन से कैसे लिया जाए। सबसे पहले डाइट, ये स्टार्टिंग से एंड तक आपको डाइट बता दूं एक बार में। हाँ। तो स्टार्टिंग से, जैसे मान लो आज ये बच्ची पैदा हुई, सबसे पहले आपको दूध, सबसे मेन चीज़ है दूध। जैसे ही पैदा हुई 15, 20, 25 आधे घंटे के अंदर आपको भरपूर खींच पिलाना, जितना ही पी सके। उसके बाद में दिन का ये आराम से आपको इसको 6 लीटर में, अगर मैं रिकमेंड करूँ तो 5 लीटर आपको कम से कम अच्छी ब्रीड तैयार करनी, तो दिन का दूध पिलाना है उसकी माँ का, मतलब 2.5 लीटर सुबह शाम। अभी ये 1 महीने तक चलेगा, फिर दूसरे महीने से आपको उसको कम कर देना है 2 लीटर। उसके बाद फिर आपको कम कर देना है धीरे धीरे, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 1 लीटर, आधा लीटर करके आपको 3 महीने में दूध बंद कर देना है। अब ये 3 महीने की हो चुकी है तो इसका दूध बंद करवा दिया। और जब से ये पैदा हुए तब से 2 दिन 3 दिन, जब से थोड़ी आपको लगने लगे कि हाँ थोड़ी एक्टिव हो चुकी है, तब से आप इसको काफ स्टार्टर नाम से एक फीड आती है, काफ स्टार्टर देना स्टार्ट कर दो। 6 महीने की हो जाएगी, फिर इसका जो है ग्रोवर चलेगा, फिर ऐसे ही बढ़ती जाएगी। मतलब स्टेज वाइज आप किसी भी फीड वाले को बोलोगे कि मेरे को बच्चे इतने टाइम के, तो आप फीड दे दो, वो दे देगा आपको। अच्छी कंपनी की फीड इसको देता रहना। मिनरल मिक्सचर आपको दूध के साथ में ही देना है, जब तक दूध पिए, उसके बाद में आप फीड में मिला के दे सकते हो। दिन का 20 ग्राम से आप स्टार्ट करके फिर जैसे जैसे बड़ी होती है, जैसे एज बढ़ेगी वैसे। हाँ जी। और दूध पचाने के लिए अपन दूध पिलाएंगे, दूध भी पचता नहीं है बच्चों के अंदर। दूध पचाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको बच्ची जब तक दूध पे चले तब तक आप उसको लिवर टॉनिक दो। 7 दिन दो, 10 दिन बंद करो, 7 दिन दो, 10 दिन बंद करो। फिर वही उसकी भी क्वांटिटी सेम उतनी रहेगी, 15 ग्राम 20 ग्राम दिन का। उसी प्रकार से आपको ब्रीडिंग करते रहनी है। उसके बाद में अभी जैसे हम बात करूँ तो ये 3 महीने की, ये 3 महीने की अभी ये हिट पे आएगी। लगभग इसको हिट पे आते आते 12 महीने से पहले हिट पे आ जाएगी। अच्छा। हिट पे आने का मतलब ये कि ये साइन दे रही है कि अब ये मैच्योर हो चुकी है। अभी उसको AI की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी AI करवाएंगे। अब ये HF की बच्ची है तो इसके अंदर फिर से HF का सीमन डालेंगे ताकि HF की और अच्छी ब्रीड निकल गया। अभी HF का सीमन डाला, मान लो HF का कोई सा बुल ले लिया, मान लो स्ट्राइकर ले लिया, स्ट्राइकर का सीमन डाला, फिर ये प्रेग्नेंट हुई, इसने कंसीव किया। प्रेग्नेंट होने के बाद में ये उसके बाद 2 साल जैसे इसको होना है पूरी, जैसे आज से 2 साल लगभग हो जाएंगे, AI के 9 महीने बाद इसका बच्चा हो जाएगा। बच्चा है बच्ची जो भी हो। अब सीमन भी 2 प्रकार के, कन्वेंशनल जिसमें बच्चा बच्ची दोनों हो सकते हैं, और सेक्स सॉर्टेड यानी कि 90% बच्ची होगी, 10% चांस है कि बच्चा हो सके। बेसिक चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अच्छा बुल चूज़ करो ताकि अच्छी ब्रीडिंग हो और आप उससे और अच्छा दूध ले पाओ। ये मेरी तरफ से जानकारी रहेगी। तो हरप्रीत जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो अब लास्ट में अपने जो दर्शक हैं, जो बहुत सारे दर्शक मतलब युवा हैं गांव के, वो सोचते हैं मेरे को भी एक अच्छा डेयरी फार्म खोलना है, मेरे को अपने जो मेन चैनल है उससे काफ़ी मैसेज कॉल्स आते रहते हैं। जी। तो अब उनके लिए क्या मैसेज है कि भाई डेयरी फार्मिंग में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उसके बारे में आप? डेयरी फार्मिंग में आने का तो सिंपल है कि अगर आप अच्छा मैनेजमेंट कर पाओ, अच्छी ब्रीड रख पाओ, अच्छा हाइजीन मेंटेन कर पाओ, वैक्सीनेशन कर पाओ, तो आपको
आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आपके यहाँ पर दूध रेट एक नॉर्मल लेवल तो मैं मान के चलूँ, हमारे यहाँ जितना है उतना तो होना चाहिए। 35 से 40 रुपये गाय का दूध तो आपका जाना ही चाहिए। उसके बाद आप बाय प्रोडक्ट में जा सकते हो। अगर आप डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से 6 महीने साल प्रॉफिट नहीं देख के अगर 2-3 साल में अच्छी ब्रीड तैयार करके प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो तो आपको आना चाहिए। लॉन्ग टर्म गेम खेलना तो आना चाहिए। 6 महीने में प्रॉफिट देखना है तो आप नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको 3 साल लगेंगे एक अच्छा प्रॉफिटेबल फार्म खड़ा करने के लिए, अगर मैं आज से भी बात करूँ तो। ये मेरा सजेशन है। जल्दी पैसा कमाना हो, दूसरी फील्ड आपके लिए वेलकम है, लेकिन इस फील्ड में आपको 3 से 4 साल लगेंगे। तो दोस्तों ये थी 2 भाइयों की कहानी जो बचपन से लेके जवानी तक साथ में रहे और साथ में काम कर रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी एक बार बता दिए, लोग क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो भैया का चैनल को सब्सक्राइब करो और इनकी वीडियोस देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस होती है, हम भी देखते हैं। और आज ये हमारे सामने हमारी वीडियोस शूट कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो दिल से शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए और हमारी जानकारी दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। तो दोस्तों दबा के सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, दूसरे किसान भाइयों तक पहुँचाइए। राम राम सा।